हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में टोटल 7 यूनिट्स थे। तो 7 यूनिट्स में से हमने 6 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है और जिसके भी आगे के लेक्चर्स देखने हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो वो देख सकता है चैनल पे। तो आज हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं, जो कि है हमारा क्लिनिकल सोशियोलॉजी। ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है और जल्दी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी की। तो क्लिनिकल, ये जो लास्ट का जो चैप्टर है क्लिनिकल सोशियोलॉजी, इससे भी 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्जाम में। और एक दूसरा टॉपिक होगा हमारा, वो क्राइसिस करके है टॉपिक, तो वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या होता है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज, principles and analysis to understand the individual, group, community and organization with a purpose to reduce distress, manage conflicts and assist in achieving meaningful and effective functioning of the individual in the society। मतलब क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है सोशियोलॉजी की जो कि डील करती है जो भी हमारा सोशियोलॉजिकल नॉलेज है, या फिर जो भी ग्रुप है, इंडिविजुअल का ग्रुप्स है, या फिर जो उसके प्रिंसिपल्स है, उसको क्या करती है? अंडरस्टैंड करती है। और जो भी हमारे हेल्थ केयर जो भी सेक्टर्स हैं उसमें क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है उसको, ठीक है, उसको मतलब यूज़ करती है हमारे सोशियोलॉजिकल नॉलेज के प्रिंसिपल्स को और ग्रुप मेंबर्स को, ठीक है, जो कि हेल्पफुल रहता है एक बेटर केयर प्रोवाइड करने में और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रिज, clinical sociology is the application of social theories, methods and interventions to assess and improve human well-being in individual and community setting। मतलब क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है? एक एप्लीकेशन है सोशियोलॉजी, जो भी सोशियोलॉजी में जो थ्योरीज हैं, जो भी मेथड्स हैं या जो इंटरवेंशंस हैं, वो असेस करता है और इम्प्रूव करता है ह्यूमन की जो लाइफ है उसके लिए, ह्यूमन की लाइफ को इम्प्रूव करता है। और ये हेल्प होता है हमारे कम्युनिटी सेटिंग में भी होता है और सोसाइटी में भी होता है। तो अगर सिंपल मीनिंग में देखें कि क्या होता है क्लिनिकल सोशियोलॉजी, तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी यूजेस सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड, प्रिवेंट एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। मतलब क्लिनिकल सोशियोलॉजी बस यही है कि जो हमारी सोशियोलॉजिकल नॉलेज, अभी तक हमने 6 चैप्टर्स में जो भी नॉलेज को गेन किया है या जितने भी ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, तो उससे हमें अंडरस्टैंड करना है कि सोसाइटी में कैसे मेंबर्स हैं, कैसे ग्रुप्स हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो यही होता है हमारा क्लिनिकल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये इसका जो एक्सप्लेनेशन का मतलब कि अगर जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिफाइन सोशियोलॉजी, तो फिर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन है जो इसको आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो। इट इज़ अ प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट डील्स विद द रियल लाइफ सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब ये की ब्रांच है सोशियोलॉजी की जो डील करती है रियल लाइफ सोशल प्रॉब्लम्स कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो सोशल प्रॉब्लम्स जो भी सोसाइटी में है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया या अब्यूज़ हो गया, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर में। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसको क्या करते हैं? डील करते हैं हम क्लिनिकल सोशियोलॉजी में। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट एक्ट एज चेंज एजेंट हु हेल्प इंडिविजुअल्स और ग्रुप एडजस्ट बेटर टू सोसाइटी। मतलब क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट जो भी हैं वो चेंज एजेंट की तरह वर्क करते हैं, जो इंडिविजुअल या ग्रुप मेंबर्स की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं उन्हें एडजस्ट करने के लिए सोसाइटी में। फिर हम आगे देखते हैं। इट कंबाइंस रिसर्च, काउंसलिंग, कम्युनिटी वर्क एंड सोशल इंटरवेंशन। तो जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी ये कंबाइंड फॉर्म में होती है, ये रिसर्च रिलेटेड से भी होती है, काउंसलिंग रिलेटेड से भी है, कम्युनिटी में क्या वर्क चल रहा है या नए नए सोशल इंटरवेंशंस क्या क्या आ रहे हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट। ये कहाँ पे फोकस करता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो रिलेशनशिप्स है या जो सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके और उसको इन्हांस कर सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एम्स ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्या क्या एम्स हैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी के? तो फर्स्ट एम है हमारा टू आइडेंटिफाई सोशल कॉजेज ऑफ पर्सनल और कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। मतलब कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कम्युनिटी लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, इसको आइडेंटिफाई करना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टू डेवलप इंटरवेंशंस फ्रॉम इम्प्रूविंग वेलबींग। मतलब कि फिर पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके लिए क्या करना? इंटरवेंशंस, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं या क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो उसको डेवलप करना।
फिर नेक्स्ट है हमारा टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी ये प्रमोट करती है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इन सोसाइटी मेंबर्स। फिर नेक्स्ट हम बात इसका एग्जांपल अगर देखें तो हेल्पिंग फैमिलीज कोप विद डोमेस्टिक वायलेंस, एडिक्शन और सोशल आइसोलेशन बाय यूजिंग सोशियोलॉजिकल काउंसलिंग एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो जैसे कि इसका जो एग्जांपल दिया ना डोमेस्टिक वायलेंस का, एडिक्शन का, तो जब आप जाओगे क्लिनिकल में तो आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे कि ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, या बहुत सारे वायलेंस के केसेस आते हैं। तो वहाँ पे जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी का जो नॉलेज है हमारा वो वहाँ पे हेल्पफुल होता है इन सारे केसेस को डील करने में। फिर इसमें ये टॉपिक है हमारा अब्यूज़ टॉपिक है। तो सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग सर्विसेज फॉर द अब्यूज्ड। तो सबसे पहले इसमें अब्यूज़ को देखते हैं कि अब्यूज़ क्या होता है, फिर क्या क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं कि हम जो अब्यूज़ हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहले अगर अब्यूज़ देखें तो अब्यूज़ क्या होता है, अब्यूज़ रिफर्स टू फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडिविजुअल्स स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। मतलब अब्यूज़ क्या है, किसी को फिजिकली या इमोशनली या फिर सेक्सुअली क्या करना, हरास करना, मतलब उसको हार्म पहुंचाना ज़बरदस्ती, मतलब वो नहीं उसकी डिज़ायर है तब भी उसको क्या करना, हार्म पहुंचाना किसी भी इंडिविजुअल को, जिसमें किसमें दिया हुआ है स्पेशली वुमेन को, चिल्ड्रन को या एल्डरली पर्सन को। तो ये होता है हमारा अब्यूज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़, मतलब कि क्या क्या सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं कि जो हमारी सोसाइटी में अब्यूज़ देखने को मिले, जैसे रेप केसेस बहुत ज़्यादा है, क्राइम बहुत ज़्यादा है, या एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, या फिर देखिए तो बहुत सारा डी एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ये सब होता है। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी सोसाइटी में उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें या प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहले होता है इसमें जो स्ट्रैटेजी, जो फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो होगी असेसमेंट ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट, कि हमें जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो ग्रुप मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है उसको असेस करते हैं हम। तो इसमें देखते हैं आइडेंटिफाई कॉजेज एंड पैटर्न्स ऑफ अब्यूज़, पैट्रियार्की, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन। तो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि अब्यूज़ का पैटर्न क्या है, कि मतलब वो कि अब्यूज़ का पैटर्न मतलब कि वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखा जा रहा है, लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस में देखा जा रहा है, या फिर उन एरियाज़ में देखा जा रहा है जहाँ पे एजुकेशन है ही नहीं, या फिर इलिटरेसी ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टडी फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल नॉर्म्स एंड सोशल एटीट्यूड्स। मतलब इसमें हम स्टडी करेंगे कि फैमिलीज़ का जिस भी पर्सन के साथ अब्यूज़ हो रहा है उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं, या उसके आसपास में जो मेंबर्स रह रहे हैं उनका सोशल एटीट्यूड क्या है, या फिर उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है फिर कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स। तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अब्यूज़ को। तो सबसे पहला है हमें डेवलप सपोर्ट ग्रुप्स एंड सेफ शेल्टर्स फॉर विक्टिम्स। अगर किसी के साथ किसी भी तरह का अब्यूज़ हो गया है तो जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स होता है वो उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, फर्स्टली साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उन्हें सेफ शेल्टर देता है जिससे कि वहाँ पे सुरक्षित तरीके से वो रह सके। फिर ऑर्गेनाइज करता है अवेयरनेस कैंपेन अबाउट राइट्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब अवेयरनेस कैंपेन में ये उनके राइट्स को बताता है कि इंडिविजुअल की क्या राइट्स हैं, और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन चलाना, जो भी हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर आता है हमारा सी पॉइंट, सोशल पॉलिसी एंड लीगल एडवोकेसी। मतलब कि सोसाइटी में क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं या लीगली क्या क्या एक्शंस हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अवेयर करना सोसाइटी के मेंबर्स को। एडवोकेट फॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। सबसे पहला जो एक इसमें लॉ के बारे में बताया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये दीज आर द लॉज जो कि एक सोसाइटी मेंबर्स क्या होते हैं, फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन। तो काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन में देखते हैं, तो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड सोशल काउंसलिंग टू विक्टिम्स, हेल्प देम रीइंटीग्रेट इनटू फैमिली एंड कम्युनिटी सेफली। तो काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन में हम क्या करते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है और हमें अब आगे क्या करना चाहिए।
और उन्हें सोशल काउंसलिंग भी देते हैं कि उन्हें अवेयर करते हैं कि उनके पास का इन्वायरमेंट कैसा है और उनके सोसाइटी के जो भी मेंबर्स अगर कहीं पे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उन्हें कैसे एक्ट करना है या कैसे रिस्पॉन्स करना है। फिर हेल्प देम री इंटीग्रेट इनटू फैमिली और कम्युनिटी सेफली। कोई विक्टिम है तो फिर उसको क्या करते हैं कि उनकी फैमिली को भी काउंसिल करते हैं ताकि वो उसको सपोर्ट करे और मतलब और सेफ्टी और सिक्योरिटी में ध्यान दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, मतलब नर्सेस का क्या रोल है। अगर कोई भी क्लिनिकल सेटिंग में कोई भी पेशेंट आता है अब्यूज़ का तो नर्सेस उसको कैसे हैंडल करती हैं, क्या क्या रोल है नर्सेस के। तो सबसे पहला है हमारा आइडेंटिफाई साइंस ऑफ अब्यूज़ ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप्स। मतलब कि नर्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगी कि अब्यूज़ हुआ है तो उसमें क्या क्या साइंस उसके बॉडी पे मिल रहे हैं विक्टिम के। हेल्थ चेकअप के दौरान वो क्या करेगी, चेक करेगी। फिर नेक्स्ट क्या करेगी, प्रोवाइड फर्स्ट एड, उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी। अगर कहीं ब्लीड हो रहा है तो उसे ड्रेसिंग करेगी वहाँ पर। फिर इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और रेफ़र करेगी सोशल सर्विसेज, मतलब जो भी सोशल सर्विसेज हो रही हैं वो उसे प्रोवाइड करेगी। फिर मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिपोर्ट केसेस लीगली व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जो केस आया हुआ है उसको क्या उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। वैसे बताऊँ जो भी ये सारे केसेस आते हैं रेप विक्टिम्स के या अब्यूज़ के केसेस जो कि क्या होते हैं, जो कि लीगली मतलब होते हैं, ठीक है, तो उसको मेडिको लीगल केसेस कहते हैं। तो जो मेडिको लीगल केसेस का जो रिकॉर्ड होता है वो हॉस्पिटल में लगभग 10 साल तक ही रखा जाता है कि आगे अगर कोई दिक्कत हो तो वो आगे मतलब वो एक एविडेंस की तरह भी वर्क करते हैं, जिससे कि मतलब जो कि विक्टिम को हेल्प करते हैं जस्टिस दिलाने में। फिर आते हैं हम यूज़ ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये क्राइसिस इंटरवेंशन। तो क्राइसिस क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम क्राइसिस क्या होता है। क्राइसिस इज अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ एन इवेंट with the individual's family coping mechanism which are inadequate to meet the demands of the situation। मतलब क्राइसिस क्या है, एक स्टेट है जिसमें क्या होता है डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इंटरैक्शन ऑफ इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट का या फिर किसी भी वर्क का या फिर किसी भी रिलेशनशिप का क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब वो बैलेंस में नहीं रह पाता है। तो यही होता है हमारा क्राइसिस। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। अ क्राइसिस इज एनी सडन अनएक्सपेक्टेड और स्ट्रेसफुल इवेंट। क्राइसिस क्या होता है, बिल्कुल सडन होता है और ये अनएक्सपेक्टेड जो होता है और ये स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। दैट क्रिएट्स एन इंडिविजुअल फिजिकल और इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब कि ये किसको अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल की फिजिकल और इमोशनल एबिलिटी को। तो ये होता है हमारा क्राइसिस। एग्जाम्पल देखें, एक्सीडेंट हो जाना ये भी एक तरह का क्राइसिस है, लॉस होना, नेचुरल डिजास्टर, अब्यूज़ और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्राइसिस। एक नेक्स्ट डेफिनेशन भी है हमारी, दूसरी डेफिनेशन भी है। इट इज़ एन इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोसेस, मतलब जो हमारा क्राइसिस होता है ना वो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो कभी भी हो सकता है और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आता है। शॉर्ट टर्म प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प एंड सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप एक्सपीरियंसिंग क्राइसिस विद द एम ऑफ रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन। क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है, ये इमीडिएट होता है और शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को जो कि किसी भी तरह के क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं या उस प्रॉब्लम में वो होते हैं। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी, मतलब कि क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, अभी जो मैंने डेफिनेशन के बारे में बात करी थी, तो वो क्या मतलब हेल्प करती है कि हमारे क्राइसिस इंटरवेंशन में, कि मतलब अगर किसी इंडिविजुअल को कोई भी क्राइसिस हुआ है तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन का मतलब है उसकी हेल्प करना, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट टेक्निक से इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो फर्स्टली हम देखते हैं इसमें क्लिनिकल सोशियोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग क्राइसिस थ्रू सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। मतलब क्लिनिकल सोशियोलॉजी ना क्राइसिस इंटरवेंशन में बहुत हेल्प करती है। फर्स्टली वो अंडरस्टैंड करती है और फिर क्राइसिस को मैनेज करती है थ्रू सोशियोलॉजिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के थ्रू। तो स्टेप्स क्या होते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन में, अगर किसी भी क्राइसिस को मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे असेसमेंट, मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्राइसिस हुआ है उसका क्या कारण है और वो किस तरह का क्राइसिस है, मतलब पर्सनल लेवल का क्राइसिस है या फैमिली का क्राइसिस है या कम्युनिटी लेवल पर वो क्राइसिस है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इस्टेब्लिश रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब होता है बुल्ड ट्रस्ट कम्युनिकेशन विद अफेक्टेड इंडिविजुअल्स,
मतलब कि जो भी इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुए हैं क्राइसिस से उनसे मतलब ट्रस्ट डेवलप करना और उनसे अच्छे से बात करना, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे ट्रस्ट होना, मतलब एक कहते हैं आईपीआर बनाना, वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से अगर आपका आईपीआर अच्छा है ना, तो पेशेंट के पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको तुरंत बता देता है। अगर आपका आईपीआर अच्छा नहीं है तो पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से बता नहीं पाते हैं, फिर क्या करता है जो भी नर्सेस हैं वो अच्छी केयर नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं। फिर आता है हमारा प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट, ऑफर इमोशनल काउंसलिंग, सोशल सर्विसेज और मेडिकल एड। फिर होता है कि मतलब उन्हें इमोशनल काउंसिल करना, फिर जो भी सोशल सर्विसेज हैं उनके बारे में बताना, और जो भी केयर उन्हें प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करना। फिर आता है हमें मोबिलाइज रिसोर्सेज, फिर उन्हें कनेक्ट करना क्लाइंट्स को विद एनजीओ से या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स से। फिर आता है हमारा फॉलोअप एंड रिहैबिलिटेशन, इंश्योर लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, मतलब जो भी विक्टिम है उसको क्या करना है, या फिर जिसके साथ भी हुआ है क्राइसिस, तो उसको क्या मतलब एक फॉलोअप के लिए टाइम टू टाइम बुलाना और फिर असेस करना कि वो एडजस्ट कर पाया है अपनी नॉर्मल लाइफ में कि नहीं कर पाया है। तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइसिस इंटरवेंशन के। अगर आगे एग्जाम में क्राइसिस इंटरवेंशन तो आप याद कर लेना इसको। असेसमेंट, सबसे पहले हम असेस करेंगे कि क्राइसिस किस टाइप का है और उसका क्या कारण है। फिर हम जिसके साथ भी क्राइसिस हुआ है उससे अच्छे से बात करेंगे और ट्रस्ट डेवलप करेंगे। फिर हम उसकी काउंसलिंग करेंगे और उसको जो भी केयर की नीड है वो प्रोवाइड करेंगे। फिर हम उसे कनेक्ट कर देंगे किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से या एनजीओ से। फिर हम उसे बाद में फॉलोअप और रिहैबिलिटेशन के लिए बुलाते हैं, जिससे कि हम असेस कर पाएँ कि वो जो इंडिविजुअल है वो क्या है, अपने नॉर्मल फंक्शन ऑफ लाइफ में रिगेन हुआ है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, काउंसिल विक्टिम्स ऑफ फ्लड, वायलेंस और सुसाइड अटेम्प्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सपोर्ट फॉर पीपल अफेक्टेड बाय पैंडेमिक्स लाइक कोविड-19। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशंस, मतलब कि क्राइसिस इंटरवेंशन में नर्सेस का क्या रोल है। तो जो हमने भी स्टेप्स देखे हैं ना, तो थोड़े से रोल आपको वहीं से समझ आ गए होंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं, पहला आइडेंटिफाई अर्ली साइंस ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस और अब्यूज़। नर्सेस का फर्स्टली रोल है, अगर कोई भी विक्टिम आया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले उसके अर्ली साइंस, जो भी उसकी बॉडी पे फिजिकल इंजरीज दिख रही हैं उसको क्या करना, असेस करना। फिर नेक्स्ट आता है हमें प्रोवाइड इमरजेंसी केयर एंड इमोशनल सपोर्ट। अगर पेशेंट को नीड है इमरजेंसी केयर की तो वो उसे तुरंत प्रोवाइड करना और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर वर्क विद सोशल वर्कर्स एंड काउंसलर्स फॉर रिहैबिलिटेशन। नर्सेस किसके साथ, फर्स्टली अगर किसी भी विक्टिम का या फिर किसी भी इंडिविजुअल को अगर एक अच्छा ट्रीटमेंट देना है, एक अच्छी केयर देना है, तो एक टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं ना, इसमें तो सोशल वर्कर भी इंक्लूड होते हैं और काउंसलर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो नर्सेस का जो कोलैबोरेशन होना चाहिए या डॉक्टर्स के साथ भी होना चाहिए, तो वो अच्छा होना चाहिए सोशल वर्कर के साथ या काउंसलर के साथ, जिससे कि क्या है, उन्हें एक अच्छी केयर भी मिलेगी और एक सही डायरेक्शन में केयर मिलेगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेट फैमिलीज अबाउट कोपिंग मैकेनिज्म्स एंड प्रिवेंटिव केयर। जो विक्टिम आया वो तो बहुत परेशान होता ही है, लेकिन उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वो भी बहुत परेशान होते हैं, फिर उन्हें समझ भी नहीं आता कि वो क्या करें आगे। तो नर्सेस उन्हें एजुकेट कर सकती हैं और उन्हें कोपिंग मैकेनिज्म्स की, मतलब वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएँ, इन सारी सब चीज़ों के बारे में भी बता सकती है। तो थैंक यू। ये लेक्चर हो गया हमारा क्लिनिकल सोशियोलॉजी कंप्लीट, और इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।